दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जिस सीरीज की शुरुआत की है उस सीरीज में प्रत्येक सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मेरे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में मेरे दोस्तों हम लोग हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और साथ साथ में इन सभी प्रश्नों के बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या भी देखेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वह सभी प्रश्न मैं उसमें क्या करूँगा, आपको बताते चलूँगा कि इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। इसलिए यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको व्याकरण अच्छे तरीके से तैयारियां हो जाएगी, आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में 100 प्रश्न जो रहता है आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का, उसमें से 60 प्रश्न लगभग जो रहता है वह किसका रहता है, तो केवल व्याकरण का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसकी हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और पहला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों वह हम क्या करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की अगर संख्या में दोस्तों देखें तो वह कितना है, तो स्वर वर्ण जो होते हैं वह 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कुल वर्ण की अगर संख्या में दोस्तों पूछे तो कितना होता है, 52। वहीं अगर मूल वर्ण पूछता है, क्या पूछता है, मूल वर्ण, तो वह 44 होता है। कितना होता है, 44। कुल वर्ण की संख्या कितनी, 52। मूल वर्ण कितना होता है, 44। वर्ण के प्रकार अगर पूछता है तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार। स्वर वर्ण और क्या होता है, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और क्या होता है, व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की जो संख्या होती है मेरे दोस्तों वह आपकी कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कि च का उच्चारण स्थान है। तो च वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है मेरे दोस्तों वह क्या होता है, तो वह तालु होता है। क्या होता है, तालु। वहीं अगर क वर्ग की अगर बात करें तो क वर्ग के लिए क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। क वर्ग के लिए क्या हो जाता है, कंठ। क वर्ग के अलावा इसमें मेरे दोस्तों और क्या क्या शामिल हो जाएगा, तो ह भी इसमें शामिल हो जाएगा। और आ जो रहता है वह भी इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। इसके अलावा ह जो रहता है वह भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे दोस्तों तालु जो रहता है वह च वर्ग का, तालु किसका होता है, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, तालु होता है। तो च वर्ग के अलावा अगर बात करें मेरे दोस्तों तो इसमें छोटी और इसके साथ साथ बड़ी और इसके अलावा यह जो रहता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। वहीं अगर बात करें मेरे दोस्तों नेक्स्ट की, अगला, तो वह अगला हो जाता है मूर्धा। मूर्धा के लिए ट वर्ग कौन सा हो जाएगा, ट वर्ग जो रहता है वह मूर्धा के लिए। इसके अलावा मूर्धन्सा जो रहता है वह किसके लिए, मूर्धा के लिए। और तलाबिसा किसके लिए आ जाता है, तालु के लिए। तलाबिसा किसके लिए, तालु के लिए। तो यह ट वर्ग मूर्धन्सा जो रहता है मूर्धा से, और त वर्ग जो रहता है वह दंत से। त वर्ग जो रहता है वह किससे रहता होता है, दंत से। इसके अलावे दंत स जो होता है वह भी किससे होता है, दंत से। तो यह क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावे मेरे दोस्तों कुछ और भी आपसे क्या कर सकता है, उच्चारण स्थान में पूछ सकता है। जैसे व के लिए, तो व के लिए दंतोष्ठ होता है, यानी दंत और क्या होता है, ओष्ठ होता है व के लिए। ए और ऐ के लिए अगर बात करें मेरे दोस्तों तो यह कंठ और क्या होता है, तालु होता है। कंठ और क्या होता है, तालु। वहीं अगर बात करें मेरे दोस्तों ओ और औ के लिए, किसके लिए, ओ और औ के लिए, तो यह मेरे दोस्तों क्या होता है, कंठ और ओष्ठ होता है, जिसको कंठोष्ठ बोला जाता है, जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है मेरे दोस्तों वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में, तो देवनागरी में कौन सी भाषा लिखी जाती है, हिंदी भाषा।
अगला है वर्णों के समूह को, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, यानी जिस मूलध्वनि का खंड टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा, तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और क्या? भाववाचक। व्यक्तिवाचक से किसी खास व्यक्ति का बोध हो, जैसे अगर हम लड़कों के नाम में बात करें तो राम, राम क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। अगर देश की बात करें तो देश जो हो जाएगा पूरे देश का बोध, तो वह जातिवाचक होता है। लेकिन भारत अगर कह दे तो वह क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। यानी जिससे पूरी जाति का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। जिससे समूह का बोध होगा उसको समूहवाचक। जिसे किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसे मापा या तौला जाता है तो उसको द्रव्यवाचक। और जिसको देख और छू नहीं सकते हैं वैसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? भाववाचक। अब इसमें क्या कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय। मोहन जो हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक का। इसके अलावा दूध जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। लोहा भी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि सफल का भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए अंतिम में अधिकतर हम क्या जोड़ देते हैं? ता जोड़ देते हैं, जिससे क्या बन जाता है? भाववाचक। तो सफल के लिए क्या हो जाएगा? सफलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफलता। तो ऑप्शन सी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्र का भाववाचक, तो राष्ट्र का भाववाचक क्या होता है मेरे दोस्तों? राष्ट्रीय होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है शराब संज्ञा है, तो शराब मेरे दोस्तों किस प्रकार का? तो इसको मापा तौला जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि घी कैसी संज्ञा है, तो घी को भी क्या किया जाता है? मापा तौला जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। एक आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के लिए पहचान याद रखेंगे। अंतिम में क्या रहेगा? ता रहेगा, आपा रहेगा, इसके अलावे य रह सकता है, त्व रह सकता है। यह सब किसका पहचान होता है? भाववाचक संज्ञा का। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनें, यानी इनमें से एक वचन कौन है? तो पाठक गण तो क्या है? बहुवचन। वचन के प्रकार कितने होते हैं? 2, एक वचन और क्या? बहुवचन। तो पाठक गण क्या है? बहुवचन। स्त्रीजन भी क्या है? बहुवचन। आप लोग भी क्या है? बहुवचन। लेकिन नारी जो है वह क्या है? एक वचन। यानी नारी कहने से एक ही नारी का क्या होता है? बोध होता है। अगला प्रश्न है नारंगी का बहुवचन, तो नारंगी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नारंगियाँ। क्या हो जाएगा? नारंगियाँ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो देवर शब्द का क्या होता है? देवरानी होता है। क्या होता है? देवरानी। अगला है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो अध्यापक का मेरे दोस्तों क्या होता है? तो अध्यापिका होता है। क्या होता है? अध्यापिका। यह क्या होता है? स्त्रीलिंग रूप होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। क्या होता है? कवियत्री। ध्यान देंगे यहाँ पर भी कवियत्री पढ़ेंगे, लेकिन यह क्या है? कवियत्री होता है। क्या होता है? कवियत्री। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो गायक का क्या स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? गायिका होता है। क्या होता है? गायिका। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह शब्द कौन सा सर्वनाम है? यानी यह, तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार। कितने प्रकार? 6। पुरुषवाचक, उसके अलावा निजवाचक, उसके अलावा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। यह क्या होते हैं? तो यह सर्वनाम के प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार। यह जो होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? निश्चयवाचक। मैं हो जाएगा, या इसके अलावा अगर बात करें मेरे दोस्तों हम, तुम, यह सब क्या हो जाएगा? तो यह पुरुषवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक में यह वह जो रहता है वह क्या होता है? निश्चयवाचक।
लेकिन अगर व्यक्ति की विशेष रूप से बात करें तो वह क्या हो जाता है, पुरुषवाचक। संबंधवाचक में जो दो शब्दों को जोड़ने का, दो वाक्यों को जोड़ने का क्या करता हो, कार्य करता हो। जैसे जो हो गया सो। जैसे अनिश्चयवाचक का मतलब होता है जो निश्चित नहीं रहता है, यानी जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो। जैसे कोई हो जाएगा, इसके अलावा क्या, कुछ जो हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि कोई सर्वनाम है। तो अभी बताए कोई से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में यह हो जाएगा, इसके अलावा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि मुझे डैश डैश खाने को दीजिए। तो मुझे वह खाने को दीजिए नहीं, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूध में डैश डैश पड़ गया है। तो दूध में कुछ पड़ गया है, क्या, कुछ पड़ गया। दूध में तुम पड़ गए नहीं, दूध में उसने मैं नहीं हो, क्या होगा, कुछ पड़ गया है। अगला है 20 नंबर, पांच घोड़े में 5 शब्द कौन सा विशेषण है। तो विशेषण जो होते हैं वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के मेरे दोस्तों, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो पहला क्या होता है, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा क्या, सार्वनामिक। गुणवाचक का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ का गुण के बारे में, रंग के बारे में, रूप के बारे में, आकार के बारे में बताया जाए, उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक। किसी चीज़ की अगर विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता संख्या के रूप में बताई जाए तो उसको संख्यावाचक। यहाँ 5 घोड़े, घोड़े की संख्या के रूप में विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक का मतलब होता है जिससे परिमाण का, यानी मापने तौलने के बोध के रूप में क्या हो, जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो वहाँ पर कपड़े को मापा जाता है, तो वह क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक। सार्वनामिक का मतलब जो किसी सर्वनाम के पहले क्या हो जाता हो, कोई विशेषण आ जाता हो, या किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाता हो, उसको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि परिवार का विशेष्य होता है। तो परिवार का विशेष्य, विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा, क्या होता है, संज्ञा। तो परिवार का विशेष्य क्या होता है, पारिवारिक होता है। क्या होता है, पारिवारिक। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर धर्म का विशेषण। तो धर्म का विशेषण क्या होता है मेरे दोस्तों, धार्मिक होता है। क्या होता है, धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, जल का विशेषण। तो जल में रहने वाले जीव क्या कहता है, जलीय जीव। तो जल का विशेषण क्या हो जाएगा, जलीय। 24 नंबर, राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन वाच्य है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और क्या, भाववाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान हो उसको क्या कहा जाता है, कर्तृवाच्य। जैसे अगर इसको सीधा सीधा लिख देता कि राम आम खाता है, तो वह कैसा वाच्य हो जाता, कर्तृवाच्य। अगर के द्वारा जुड़ा रहेगा, क्या रहेगा, के द्वारा, तो वह हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। तो इसमें द्वारा जुड़ा है तो यह कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य। जिसमें भाव के रूप में अगर बताया जाए, यानी भाव का बोध कराए, तब उसको भाववाच्य। जैसे राम से आम खाया नहीं जाता, तो यह कैसा हो जाएगा, भाव के बताया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। तो राम ने रोटी खाई, क्रिया जो है वह किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। रोटी के अनुसार है तो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान काल के कितने भेद। तो आप ध्यान रखेंगे, काल के अगर केवल प्रकार देखें, किसके, काल के, काल के प्रकार, तो काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3। यहाँ दिया है वर्तमान काल, भूतकाल और क्या, भविष्यत काल। यह 3 प्रकार काल के होते हैं। वर्तमान काल के याद रखेंगे 3, कितने प्रकार, 3 प्रकार। भूतकाल के याद रखेंगे कितने प्रकार, 6 प्रकार होते हैं। और भविष्यत काल के भी कितने, 3 प्रकार। तो भूतकाल के कितने, 6, और वर्तमान और भविष्य के कितने, 3 होते हैं प्रकार। इस टॉपिक से संबंधित मेरे दोस्तों जो इसके प्रकार हैं
उसकी पहचान क्या है, मैं इसका एक वीडियो अच्छे तरीके से बना दूंगा जिसमें काल को बेहतर तरीके से समझा देंगे कि आप आसानी से पहचान पाएंगे कि यह किस काल का क्या है वाक्य है। क्या कि यहाँ पर सब कुछ बताना संभव नहीं है, फिर भी जितना संभव है इससे जुड़ी चीज़ें मैं वह सभी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर कि यह सबको मालूम है, काल बताएं। तो यह सबको मालूम है दिया है तो किस प्रकार का वर्तमान काल का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति है, तो कारक की विभक्ति कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। कौन कौन, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। यह क्या होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। तो लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिर गया तो इसका मतलब हुआ क्या, अलग होने का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि राम की गाय अच्छी है, इसमें किस कारक चिन्ह का प्रयोग है, तो जिसमें दो संज्ञा को जोड़ने का बोध हो या दो शब्दों को जोड़ने का बोध हो वहाँ पे संबंध कारक रहता है। तो राम और गाय इनको जोड़ने की किसका प्रयोग हुआ है, की का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, की का प्रयोग हुआ है। और की किसका पहचान होता है, तो संबंध कारक का। कारक के कितने भेद, तो अभी बताए कारक के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्तों, तो 8 प्रकार होते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कर्ता का चिन्ह, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। करण का चिन्ह से होता है और अपादान का भी चिन्ह से होता है, लेकिन करण का चिन्ह अलग होने के अर्थ में और करण का चिन्ह जुड़ने के बोध में और अपादान का चिन्ह अलग होने के बोध में। में पर जो होता है वह अधिकरण का होता है, तो में पर किसका होता है, अधिकरण का। 34 नंबर है राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारक चिन्ह लगे हैं, तो ने यहाँ पर क्या है, कर्ता का चिन्ह है, और यहाँ पर को किसका है, यह कर्म है तो कर्म का चिन्ह है। तो ने और को यानी कर्ता और क्या, कर्म। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि कभी कौन सा अव्यय है, तो अव्यय कौन सा अव्यय है, अव्यय अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि वह किस चीज़ का, कभी किस चीज़ का बोध कराता है, तो वह कभी या कभी की बात करें तो कभी समय को बोध कराता है, और समय किसके लिए, काल का होता है। काल का अर्थ क्या होता है, समय। तो कौन सा अव्यय है, तो कालवाचक। अगर स्थान की बात करेगा तो वहाँ पर स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुछ कौन सा अव्यय है, तो कुछ जो है वह किस चीज़ का, परिमाण का बोध करा रहा है, इसलिए वह परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। यहाँ परिणाम नहीं, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। 37 नंबर व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए अब संधि में आ गए तो संधि को समझते हैं। तो संधि के में दोस्तों प्रकार होते हैं, वह 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन संधि कौन है, स्वर का संधि का मतलब होता है जिसमें स्वर वर्णों का मेल हो, उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। जिसमें स्वर और व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन का मेल हो उसको व्यंजन संधि। जिसमें एक विसर्ग हो उसको विसर्ग संधि। तो निसहाय का अगर हम क्या करें, विग्रह करें, तो निसहाय का विग्रह निधन क्या हो जाएगा, सहाय हो जाएगा, या क्या हो जाता है, निसहाय। मनोज के लिए क्या हो जाता है, मनोधन क्या हो जाता है, ज हो जाता है। लेकिन वहीं मेरे दोस्तों अगर उच्चारण की हम बात करते हैं, तो उच्चारण की अगर अलग करते हैं तो उत्धन क्या हो जाता है, चारण हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्धन चारण। यहाँ पर देखिए त क्या है, व्यंजन, च भी क्या है, व्यंजन, और दोनों में व्यंजन वर्णों का मेल है, इसलिए उच्चारण कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। यह दोनों विसर्ग संधि। विधन अर्थ हो जाएगा या क्या हो जाएगा, स्वर संधि। अगला प्रश्न है 38 नंबर, मनोरथ का सही संधि विच्छेद। तो अगर मेरे दोस्तों क्या है कि किसी भी अक्षरों के बीच में अगर ओ की मात्रा है तो आप उसको विसर्ग में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए, विसर्ग में। तो म न ओ को किस में बदल दिए, विसर्ग। तो क्या हो जाएगा, मन, और बाद में क्या, रथ। तो क्या हो जाएगा, मनोधन क्या हो जाएगा, रथ हो जाएगा। जैसे मनोज क्या हो गया, मनोज, इसमें भी किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा को विसर्ग में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, मना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मना, और धन क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वागत का सही संधि विच्छेद।
तो स्वागत के स्व के लिए मेरे दोस्तों क्या बनेगा, व के लिए क्या बनता है, उ प्लस क्या हो जाता है, अ हो जाता है, किसके लिए, व के लिए। तो उ धन अ क्या हो जाता है, व। तो स में उ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सु। व में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, फिर क्या, गत। तो सुधन आगत कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या है। अभी बताइए कि बीच में अगर ओ की मात्रा दिखाई दे तो उसको विसर्ग में बदल दीजिए। तो यशः और धन क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र में किन वर्णों की संधि हुई है। अगर बीच में कहीं पे मात्राएं दिखाई देती है तो उसी मात्रा को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे मेरे दोस्तों, तो ध्यान देंगे इसमें क्या दिया है, ए की मात्रा, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा दिया है, और ए जो रहता है वह मेरे दोस्तों मिल करके किससे बनता है, तो अ से और ई से मिल करके क्या बनता है, ए बनता है। तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य, और धन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंद्र। तो यहाँ अ है, यहाँ क्या है, ई है, यानी अ और ई का क्या हुआ है, मेल हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है कि इसको अलग करना है। एक चीज़ें हमने आपको बताया कि ओ की मात्रा दिखाई दे विसर्ग में, लेकिन यहाँ पर विसर्ग में नहीं बदलेगा, काहे कि हमें क्या करना है, अर्थ भी देखना है। तो एक अलग कर दीजिए, सूर्य और उदय, यानी सूर्य का क्या होना, उदय होना क्या होता है, सूर्योदय। तो सूर्य धन क्या हो जाएगा, उदय, और इसमें उदय में कौन सा, तो छोटा ऊ रहता है। अगला है 43 नंबर कि निडर में कौन सा समास है। तो निडर जो रहता है मेरे दोस्तों वह अव्ययी भाव समास है, जिसमें अव्यय या उपसर्ग क्या हुआ हो, जुड़ा हो, उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति रहता है, कर्मधारय में विशेषण रहता है, द्विगु में पहला पद संख्या रहता है, अव्ययी भाव में पहला पद जो रहता है वह या तो उपसर्ग होगा नहीं तो अव्यय होगा। थोड़ा बहुत कौन सा समास है, अगर बीच में योजक चिन्ह, जैसे यह डैश वाला जो रहता है इसको योजक चिन्ह बोला जाता है, और जिसमें योजक चिन्ह लगा रहता है वह द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास, द्वंद्व समास होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसके लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस समाज के टॉपिक को भी मैं एक वीडियो में आप सभी के सामने बना करके आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें पूरे विधिवत तरीके से आपको समाज क्या करेंगे, समझाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 45 नंबर कि त्रिभुज में कौन सा समास है। तो त्रि मतलब होता है क्या, तीन, और भुज मतलब क्या, भुजा, यानी 3 भुजाओं का समूह। तो पहला पद संख्या, और संख्या को बताएगा तो वह द्विगु होता है, क्या होता है, द्विगु। तो 3 भुजाओं की इस समूह को क्या कहता है, त्रिभुज, इसलिए यह कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा जल पद में कौन सा समास। गंगा जल का मतलब क्या है, गंगा का जल, इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल। अब का मेरे दोस्तों क्या है, तो यह कारक की विभक्ति है, और कारक की विभक्ति जो रहती है वह तत्पुरुष में होती है, किस में होती है, तत्पुरुष। तो गंगा जल कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति कौन सा समास है। एक बेहतर तरीका आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिसमें यथा जुड़ा रहेगा, क्या जुड़ा रहेगा, यथा, वही आप लोग ध्यान रखेंगे कि वह अव्ययी भाव समास होता है, क्या होता है, अव्ययी भाव। यथाशक्ति, यथाक्रम, यथारूप, यह सब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों कि पुष्प का पर्यायवाची है, यानी इसमें पुष्प का पर्यायवाची मेरे दोस्तों कौन है। तो अनंग नहीं, अनिल ये भी नहीं, कलिका, वह पुष्प का जो छोटा वाला भाग रहता है कलिका, तो यह भी नहीं है। सुमन का पर्यायवाची या पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, सुमन। सुमन मतलब भी क्या होता है, फूल। अगला है पुरंदर का पर्यायवाची। तो पुरंदर किनको, इंद्र को कहा जाता है, और इंद्र का दूसरा नाम देवताओं के राजा, यानी उनको क्या कहा जाता है, तो देवराज कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि गंगा का पर्यायवाची। तो गंगा का पर्यायवाची में दोस्तों इसमें कौन है, तो मंदाकिनी जो है वह क्या है, गंगा का पर्यायवाची है। मंदाकिनी क्या है, गंगा का पर्यायवाची। दुर्गा का पर्यायवाची गौरी।
सरस्वती का पर्यायवाची मेरे दोस्तों कौन है इसमें? तो शारदा कौन है? शारदा जो है वह सरस्वती का क्या है? पर्यायवाची है। लक्ष्मी का क्या हो जाएगा? चंचला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52 नंबर देखते हैं प्रश्न। गौरी का पर्यायवाची, तो अभी हमने बताया गौरी किसका पर्यायवाची? तो दुर्गा का पर्यायवाची होता है। नहीं, दुर्गा जी को ही क्या कहा जाता है? गौरी कहा जाता है। अगला है आदर का विपरीतार्थक। तो आदर का विपरीतार्थक क्या होता है मेरे दोस्तों? तो निरादर होता है। क्या होता है? निरादर। देवता क्या हो जाएगा? राक्षस। 54 नंबर प्रश्न है संधि का विपरीतार्थक। संधि मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। और विग्रह मतलब क्या होता है? अलग होना। तो विपरीतार्थक किसका? संधि का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विग्रह। 55 नंबर है वरदान का विपरीतार्थक। तो वरदान का विपरीतार्थक क्या होता है? अभिशाप होता है। कोई वरदान देता है यानी कोई, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? श्राप देना, या क्या हो जाएगा? अभिशाप। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों कि चंचल का विपरीतार्थक क्या होगा? तो चंचल का मतलब होता है किसी चीज़ में चंचलता यानी तेज़ी से चलना। तो चंचल का मतलब गति समझ ली या तेज समझ ली। तो चंचल का गति तो हो नहीं सकता है, तेज तो हो नहीं सकता है, चलायमान भी नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि नीर का श्रुति संभिनार्थक शब्द क्या है? यानी नीर का और भी अर्थ किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नीर का मतलब क्या होता है? तो नीर मतलब क्या होता है? जल। जैसे कहा जाता है ना कि आँखों से नीर बह रहा है, यानी आँखों से पानी बह रहा है, कहे कि आंसू आता है, उसी को नीर कहा जाता है। तो नीर मतलब क्या है? जल। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 58 नंबर कि बलि का श्रुति संभिनार्थक। तो बलि मतलब किसी का बलि कर देना, तो क्या हो जाएगा? बलिदान हो जाएगा। श्रुति संभिनार्थक का मतलब समान अर्थ देने वाला जो है। अगला प्रश्न है कपाट का श्रुति संभिनार्थक। तो कपाट का मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? श्रुति संभिनार्थक। तो कपाट के लिए क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा। 60 नंबर है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत को अगर अलग करते हैं तो क्या हो जाता है? सुधन क्या होता है? आगत। तो इसमें उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्दों के पहले जुड़ता है। तो क्या जुड़ा है? सु। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है सुगम में कौन सा उपसर्ग? तो सुधन क्या गम, इसमें भी क्या है? सु है। उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़ा हो। अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग? तो अन धन क्या? पढ़। तो इसमें क्या जुड़ा है? अन जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्दों के अंत में लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो अलग करेंगे तो बाल धन क्या? अक। तो बाल धन अक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गौरव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो गौरव, गौर धन क्या? औ। तो कौन सा प्रत्यय है? औ प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर कि चलाक में कौन सा प्रत्यय? तो चाल धन क्या? अक। तो कौन सा हो जाएगा? अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द योगरूढ़ है? क्या? योगरूढ़ शब्द अगर देखें तो 3 तरह से बांटा जाता है। एक में दोस्तों क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के। किसके आधार पर? उत्पत्ति। एक होता है रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3। और एक होता है मेरे दोस्तों वह रूपांतरण के आधार पर। किसके आधार पर? रूपांतरण। और रूपांतरण के आधार पर 2 होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 4, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक योगरूढ़। रूपांतरण के आधार पर विकारी और क्या? अविकारी। यहाँ पर पूछ रहा है क्या? योगरूढ़ शब्द कौन है? तो योगरूढ़ का मतलब होता है कि वैसा यौगिक शब्द जो किसी विशेष कोई विशेष अर्थ देता हो। यौगिक का मतलब जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, जिसका अपना अपना क्या हो? अर्थ, यानी खंड करने पर दोनों का अपना अर्थ निकल जाए, उसको यौगिक। लेकिन यौगिक का कोई विशेष अर्थ हो उसको क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो त्रिनयन यानी
तीन आँखें, तो तीन आँखें किनकी है? शंकर जी की। इसका मतलब त्रि मतलब तीन, नयन मतलब आँख। यह दोनों का अपना अपना अर्थ अलग करने पर, और साथ में त्रिनयन किनका बोध करा रहा है? शंकर जी का। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि रचना के आधार पर कमल कौन सा पर शब्द है? कमल कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या क्या? योग रूढ़ शब्द। अगला है, वहाँ जाओ कौन सा वाचक, कौन सा वाक्य है? यानी किस प्रकार का वाक्य है वहाँ जाओ? तो वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार, सॉरी हाँ, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों? 8 प्रकार होते हैं। तो वहाँ जाओ, इसमें क्या कर रहे हैं? इच्छा अपना व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। इच्छावाचक, जिसमें अपनी इच्छा व्यक्त करें, जैसे तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, या क्या है? इच्छावाचक है। जिसमें प्रश्न किया जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। और जो साधारण सा वाक्य हो वह क्या हो जाएगा? विधिवाचक। 68 नंबर प्रश्न है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी इसमें कौन सही है? सब लोग अपनी राय दें। आपने मुझ पर संदेह किया, यहाँ नहीं आओ, तुम तुम्हारा काम करो, यह सही नहीं है। यहाँ नहीं आओ, यहाँ मत आओ, इसके सही क्या हो जाएगा? यहाँ मत आओ, यह भी सही नहीं है। आपने मुझ पर संदेह किया, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सब लोग अपनी राय दें। तो यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है 69 नंबर और लास्ट प्रश्न है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी सही इसमें से कौन है? तो वह बड़ा निर्दयी है, हिमालय पर्वत का राजा है, वह अनेकों भाषा जानता है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। अब इसमें देखिए मेरे दोस्तों, तो वह बड़े निर्दयी है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बड़े निर्दयी, शुद्ध नहीं है। हिमालय पर्वत का नहीं, हिमालय पर्वतों का राजा है, तो यह भी सही नहीं है। वह अनेकों भाषा जानता है, नहीं, वह अनेक भाषाएं जानता है, तो यह भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह मेरे दोस्तों कुल 69 प्रश्न के माध्यम से हमने लगभग सभी व्याकरण को या पूरे व्याकरण के टॉपिक को क्या किया? कवर किया। अगर आप इससे डिटेल में और जानना चाहते हैं एक एक टॉपिक करके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे, फिर उस टॉपिक वाइज हम क्या कर देंगे? वीडियो बना देंगे, जिससे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रत्येक तरह के ऑब्जेक्टिव आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में हल कर पाएँ और बता पाएँ। तो यह मेरे दोस्तों व्याकरण का जो जितना संभव कि ऐसे हमने क्वेश्चन लिखे हैं जिससे आपका व्याकरण पूरा कवर हो जाए। उम्मीद है कि आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं आप सभी के साथ फिर से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।